लगभग 1 घंटे तक हवा में रहने के बाद रुद्र को लगातार अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करने के कारण थकान महसूस होने लगी। उसने मन ही मन सोचा, मैं इतनी जल्दी कैसे थक सकता हूँ? मेरे पास 100 मिलियन से अधिक ची ऊर्जा है। वह हैरान था कि इतनी ऊर्जा होने के बावजूद यह इतनी तेजी से खत्म कैसे हो रही है। शायद उड़ने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है या फिर ऊर्जा की मात्रा का कोई बड़ा रहस्य है। उसने ठंडी आह भरी, तभी तो लोग उड़ने के बजाय पैदल चलना पसंद करते हैं। थोड़ा और धैर्य रखें भैया रुद्र, काव्या ने अचानक उससे कहा। सामने एक छोटा सा नगर है, हम वहां आराम कर सकते हैं। कुछ ही मिनटों बाद रुद्र को कुछ मील की दूरी पर ऊंची दीवारें और इमारतें दिखाई दीं। हालांकि यह स्पिरिट सिटी जितनी बड़ी नहीं थी, फिर भी यह काफी विस्तृत थी। आसमान से उतरकर रुद्र और काव्या नगर के मुख्य द्वार के पास पहुंचे। उनके वहां पहुंचते ही सबकी नजरें उन पर टिक गईं। एक ज्ञानी, देखो, एक सिद्ध पुरुष। मैंने पहले कभी किसी को बिना उड़ने वाली तलवार के हवा में उड़ते नहीं देखा। भीड़ में कानाफूसी शुरू हो गई, उनकी निगाहों में सम्मान था। जब द्वार पर तैनात रक्षकों ने रुद्र और काव्या को देखा तो वे तुरंत उनके पास आए और झुककर बोले, पंग नगर में आपका स्वागत है, वरिष्ठ जनों। रुद्र ने भौहें सिकोड़कर हैरानी से पूछा, वरिष्ठ? क्या वह रक्षकों की नज़र में सचमुच इतना बुरा दिखता था? रुद्र ने उनसे कहा, सुनो, मैं केवल 18 साल का हूँ। मुझे ऐसे संबोधित न करें जैसे मैं कोई बुजुर्ग हूँ। यह अनादर है। रक्षक ये सुनकर सन्न रह गए। क्या इतनी कम उम्र में कोई इतनी शक्तिशाली कला का प्रदर्शन कर सकता है? क्षमा करें, युवा मास्टर, रक्षकों ने अपनी गलती सुधारते हुए कहा। काव्या ने फुसफुसा कर कहा, भैया रुद्र, यहाँ लोग शक्ति को उम्र से ऊपर रखते हैं। वरिष्ठ कहे जाने का मतलब है कि वे आपकी ताकत को स्वीकार कर रहे हैं, इसमें कोई अनादर नहीं है। रुद्र ने कहा, क्या ऐसा है? फिर भी मुझे यह अजीब लगता है। उसने रक्षकों की ओर मुड़कर पूछा, वैसे आप लोगों को हमसे क्या काम है? रक्षकों ने सिर झुकाए हुए जवाब दिया, यदि संभव हो तो हम युवा मास्टर और युवा महिला का आने का कारण जानना चाहेंगे। हम बस यहाँ थोड़ी देर आराम करने आए हैं, रुद्र ने सरल शब्दों में कहा। यदि आप आराम करने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं तो क्या हम लॉर्ड मेनर की सिफारिश कर सकते हैं? एक रक्षक ने सुझाव दिया। रुद्र ने तुरंत मना कर दिया, लॉर्ड मेनर, ये बहुत खर्चीला होगा और हम यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकेंगे। रक्षकों ने जल्दी से कहा, खर्च की चिंता न करें युवा मास्टर, लॉर्ड आपसे एक सिक्का भी नहीं लेंगे। रुद्र थोड़ा झिझका, लेकिन मैं बिना किसी ठोस कारण के किसी के घर ठहरना नहीं चाहता। रक्षकों ने अचानक असली बात खोल दी, सच कहें तो हम बस लॉर्ड के आदेशों का पालन कर रहे हैं। वे वर्तमान में एक बड़ी मुसीबत में हैं और मदद के लिए कुशल योद्धाओं की तलाश कर रहे हैं। रुद्र की आंखों में चमक आ गई। क्या ये कोई मिशन है? उसने सोचा। उसने सिर हिलाया, ठीक है, हम लॉर्ड मेनर चलने को तैयार हैं। रक्षकों के चेहरे पर खुशी छा गई। कुछ ही पलों में एक रक्षक एक सुंदर महिला को साथ लेकर लौटा। महिला ने विनम्रतापूर्वक अभिवादन किया, पंग नगर में आपका स्वागत है। मैं लावण्या हूँ, उस परिवार की सबसे बड़ी बेटी जो इस नगर का संचालन करती है। मुझे आपको अपने घर ले चलने की अनुमति दें। आप मुझे रुद्र कह सकते हैं और यह काव्या है, रुद्र ने परिचय दिया। लावण्या ने कहा, रुद्र और काव्या, क्या मैं आपको आदरणीय कह सकती हूँ? रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, औपचारिकता छोड़िए, बस रुद्र ही काफ़ी है। लावण्या ने उन्हें नगर के भीतर ले जाना शुरू किया। इस बीच लाइन में खड़े लोगों के बीच चर्चा शुरू हो गई, क्या तुमने देखा? लेडी लावण्या ने खुद मेहमानों की अगवानी की। शहर के अंदर कदम रखने के बाद रुद्र ने लावण्या से पूछा, रक्षकों ने बताया कि इस नगर के प्रमुख किसी मुसीबत में हैं। क्या समस्या है और हम उनकी क्या मदद कर सकते हैं? लावण्या ने गंभीरता से बताया, बात यह है कि कुछ दिन पहले एक लापरवाह शिकारी ने पहाड़ पर जाकर अनजाने में पर्वत स्वामी के बच्चे को मार दिया। इससे पर्वत स्वामी बहुत क्रोधित है। उसने हमारे नगर पर राक्षसों की सेना भेजने की धमकी दी है। पर्वत स्वामी, यह कोई व्यक्ति है या
रुद्र ने उत्सुकता से पूछा। पर्वत स्वामी एक शक्तिशाली जानवर है जो आत्मिक योद्धा स्तर के 5वें चरण पर है। वह हमारे पंग नगर के पास स्थित पर्वत का रक्षक है। अगर वह हमला करता है तो मेरे पिता, जो खुद 5वें स्तर के आत्मिक योद्धा हैं, केवल उसे ही रोक पाएंगे, लेकिन फिर नगर को बाकी राक्षसों से कौन बचाएगा? हमारे पास पर्याप्त सैनिक नहीं हैं, केवल 50 रक्षक हैं जिनमें से अधिकांश अभी नवोदित साधक स्तर के हैं। रुद्र ने सहमति में सिर हिलाया। वह खुद अब 4थे स्तर का आत्मिक योद्धा था, इसलिए 7वें स्तर के योद्धाओं से भी लड़ना उसके लिए मुश्किल नहीं था। ठीक है, हम आपकी मदद करेंगे। कुछ देर बाद वे नगर के बीचों बीच स्थित एक भव्य इमारत के सामने थे। लावण्या ने कहा, यह हमारे परिवार का आवास है। रुद्र ने विशाल और सजावटी इमारत को देखा। ये काफी भव्य है। गेट के पास रक्षकों ने उनका स्वागत किया। लावण्या ने पूछा, मेरे पिता कहाँ हैं? एक रक्षक ने उत्तर दिया, ठाकुर लोध अभी अन्य मेहमानों से बात कर रहे हैं। उसी क्षण कीमती औपचारिक कपड़ों में एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति बाहर आए। अरे, आप आ गए। रक्षकों ने मुझे आपके आने की सूचना दे दी थी। इतनी व्यस्तता के बावजूद हमारे अनुरोध को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठाकुर लोध ने रुद्र से हाथ मिलाया। कोई बात नहीं, हम इतने भी व्यस्त नहीं हैं, रुद्र ने शिष्टता से उत्तर दिया। ठाकुर लोध उन्हें एक बड़े अतिथि कक्ष में ले गए। लावण्या से कहा, बढ़िया चाय का प्रबंध करो और आर्यन और रिया को भी यहाँ बुला लो। लावण्या के जाने के बाद ठाकुर लोध ने रुद्र को स्थिति समझाई। मैं अपनी सीमाओं को जानता हूँ। 5वें स्तर का योद्धा होने के नाते मैं इस संकट में नगर को अकेले नहीं बचा पाऊंगा। पहले नगर और पर्वत स्वामी के बीच शांति समझौता था, लेकिन उस घटना के बाद वह टूट गया। हमने अपराधी को उन्हें सौंपने की कोशिश की, लेकिन उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। रुद्र ने कहा, चिंता न करें, हम नगर की रक्षा करेंगे। कुछ देर बाद लावण्या चाय लेकर आए और उसके साथ 2 अन्य युवा भी थे। ठाकुर लोध ने परिचय कराया, यह मेरा बड़ा बेटा आर्यन है, जो 20 साल का है और पहले स्तर का आत्मिक योद्धा है। और यह मेरी छोटी बेटी रिया है, जो आपकी उम्र की है। रिया ने विनम्रता से झुकते हुए कहा, आप जैसे प्रतिभाशाली और आकर्षक व्यक्ति से मिलकर खुशी हुई। रुद्र थोड़ा हैरान रह गया। आकर्षक? उसे पहली बार किसी ने ऐसा कहा था। उसने मन ही मन सोचा कि शायद उसे कभी अपने चेहरे की परवाह ही नहीं थी। ठाकुर लोध ने रुद्र से कहा, रुद्र, आप पंग नगर में आराम करने आए हैं, सही? मैंने आपके और काव्या के लिए 2 बेहतरीन कमरे तैयार करवा दिए हैं। हमें जो जानकारी मिली है उसके अनुसार पर्वत स्वामी कल या परसों हमला कर सकता है, तब तक आप स्वतंत्र हैं। ठाकुर लोध ने अपनी बेटी रिया की ओर एक तीखी नज़र डाली। रिया तुरंत समझ गई कि उसके पिता उससे क्या अपेक्षा कर रहे हैं। उसने आगे बढ़कर कहा, रुद्र, मैं आपकी हर जरूरत का ख्याल रखूंगी। अगर आपको कुछ भी चाहिए हो तो मुझसे कहने में संकोच न करें। आमतौर पर मेहमानों की सेवा करना सेवकों का काम होता है, लेकिन ठाकुर लोध ने अपनी बेटी को विशेष रूप से रुद्र की सेवा में इसलिए लगाया था क्योंकि वे चाहते थे कि रुद्र और रिया के बीच कोई रिश्ता बने जिससे उनके परिवार को फायदा हो सके। रुद्र को ये बात समझ नहीं आई और उसने सहजता से कहा, आपको कष्ट होगा। ठाकुर लोध ने कहा, रिया, इन्हें इनके कमरों तक ले जाओ। मुझे अन्य मेहमानों के पास वापस जाना है। जाने से पहले उन्होंने रुद्र की ओर देखते हुए कहा, रुद्र, मैं आपको और परेशान नहीं करूंगा। अगर आपको कुछ भी चाहिए हो तो बस मेरी बेटी को बता दीजिएगा। वह उम्र में छोटी जरूर है, लेकिन मुझे गर्व है कि मैंने एक बहुत ही समझदार बेटी को पाला है। ठाकुर लोध के जाने के बाद रिया ने रुद्र से पूछा, क्या हम अब आपके कमरे की ओर चलें? रुद्र ने सिर हिलाया और उसके पीछे पीछे गलियारे में चलने लगा। रिया ने उन्हें एक बड़े कमरे के पास रोका। ये रुद्र का कमरा होगा और इसके बगल वाला काव्या का। काव्या ने तुरंत कहा, काव्या भैया रुद्र के साथ ही रहेगी। रिया ने सहमति में सिर हिलाया, ठीक है, बिस्तर इतना बड़ा है कि 4 लोग आराम से आ सकते हैं। जब वे कमरे के अंदर गए तो रुद्र कमरे की विशालता और उसमें सजी प्राचीन वस्तुओं को देखकर दंग रह गया। रिया ने पूछा, आपको ये कमरा कैसा लगा?
क्या यह आपकी पसंद के अनुसार है? रुद्र ने सिर हिलाया। रिया ने कहा, ठीक है, तो मैं आपको अभी के लिए अकेला छोड़ती हूँ। अगर कुछ चाहिए हो तो मैं बाहर ही रहूंगी। रुद्र ने हैरानी से उसे देखा। अरे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप बाहर खड़ी रहेंगी तो मैं आराम नहीं कर पाऊंगा। रिया ने कहा, तो आप क्या सुझाव देंगे? मेरे पिता ने मुझे आपके साथ रहने को कहा है, वे मुझे अकेला नहीं छोड़ना चाहेंगे। रुद्र ने अपना सिर खुजलाया और कहा, मुझे लगता है आप अभी के लिए यहीं रुक सकती हैं। मुझे कुछ चीज़ें पूछनी भी हैं। रिया ने कमरे में ही रुकने का फैसला किया और दरवाजे के पास एक रक्षक की तरह खड़ी हो गई। रुद्र ने उससे कहा, इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं है, कृपया आराम से बैठिए। रुद्र को उसके गंभीर व्यवहार से थोड़ा अजीब महसूस हो रहा था। कुछ देर बाद रुद्र और रिया सोफे पर आमने सामने बैठ गए। रुद्र ने पूछा, आपके पिता ने अन्य मेहमानों का जिक्र किया था। क्या वे भी नगर की रक्षा करने में मदद करेंगे? रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, उनमें से अधिकांश बहुत दूर से आए योद्धा हैं। जब हमने उन्हें अपनी स्थिति के बारे में बताया तो वे मदद के लिए तुरंत तैयार हो गए। हम सभी के आभारी हैं, विशेषकर आपके, रुद्र। रुद्र ने सोचा, बहुत दूर से आए हैं। क्या वे मेरी तरह खिलाड़ी हो सकते हैं? उसने आगे पूछा, क्या आप मुझे इस जगह के बारे में और बता सकती हैं? रिया ने थोड़ी शर्मिंदगी के साथ कहा, हमारा पंगनगर बस कुछ हजार नागरिकों वाला एक साधारण सा शहर है। रुद्र, आपकी पृष्ठभूमि की तुलना में हमारा तो जिक्र करना भी छोटा है। रुद्र ने हैरान होकर पूछा, मेरी पृष्ठभूमि? रिया ने कहा, मेरी उम्र के होने के बावजूद आप पहले से ही चौथे स्तर के आत्मिक योद्धा हैं। मैंने आपसे प्रतिभाशाली किसी को नहीं देखा। निश्चित रूप से आप किसी शक्तिशाली संप्रदाय या प्रसिद्ध परिवार से होंगे। रुद्र ने तुरंत सिर हिलाया, मैं न तो किसी शक्तिशाली संप्रदाय से हूं और न ही किसी प्रसिद्ध परिवार से। रिया की आंखें हैरानी से फैल गईं, सच में? तो आप कहाँ से आए हैं? और आपको साधना किसने सिखाई? रुद्र ने काव्या की ओर देखा, जो उसके बगल में शांति से बैठी थी। रिया ने उसे एकटक देखा, क्या इस महिला ने आपको साधना सिखाई है? काव्या ने सिर हिलाया, काव्या ने वास्तव में कुछ नहीं किया। भैया रुद्र ने सब कुछ खुद सीखा है। रुद्र ने कहा, ऐसा नहीं है काव्या। अगर तुम नहीं होती तो मैं इतनी जल्दी साधक नहीं बन पाता। तुमने ही मुझे साधना की तकनीक दी और सिखाया कि साधक बनना क्या होता है। काव्या ने उत्तर दिया। काव्या ने केवल भैया रुद्र को सीखने का अवसर दिया। ये भैया रुद्र की अपनी मेहनत और प्रतिभा है। रिया हैरान थी। उसे लगा कि रुद्र ने हाल ही में साधना शुरू की है। उसने उत्सुकता में पूछा, रुद्र, आपने साधना कब शुरू की? रुद्र ने थोड़ा सोचने के बाद कहा, ओह, लगभग 1 हफ्ते पहले। रिया की आंखें अविश्वास से खुली की खुली रह गईं। उसे चौथे स्तर के आत्मिक योद्धा तक पहुंचने में केवल 1 सप्ताह लगा। वह किस तरह का प्रतिभावान व्यक्ति है? काव्या ने रिया से कहा, इतना मत सोचो, वरना सिर दर्द हो जाएगा। भैया रुद्र कोई आम व्यक्ति नहीं है, उनकी प्रतिभा को साधारण तर्क से नहीं समझा जा सकता। रिया ने काव्या की बात मानी और उस विषय को वहीं छोड़ दिया। कुछ देर बाद रुद्र ने कहा, वैसे अगर तुम्हें आपत्ति न हो तो मैं इस नगर को देखना चाहूँगा। रिया ने उत्साह से कहा, बिल्कुल। मैं पहले पिताजी से अनुमति लेकर आती हूँ, फिर मैं आपको पूरा नगर घुमाऊंगी। रुद्र ने सहमति में सिर हिलाया और रिया वहां से चली गई। जब रिया चली गई तो रुद्र कमरे को उत्सुकता से देखने लगा। उसने कोने में एक बड़ा आईना देखा। वह तुरंत उठा और आईने के सामने जाकर खड़ा हो गया। 10 साल से अधिक समय बाद, जब से उसने अपनी दृष्टि खोई थी, वह पहली बार खुद को देख रहा था। उसने आईने में अपना अक्स देखा, ओवल चेहरा, रेशमी काले बाल, भूरी आंखें और साफ सुथरी भौहें। वह देखने में काफी आकर्षक और संतुलित लग रहा था। रुद्र ने काव्या से पूछा, काव्या, एक सवाल है। ईमानदारी से बताओ, क्या मैं आकर्षक दिख रहा हूं या अजीब? कोई पक्षपात मत करना। काव्या ने उसे हैरानी से देखा। उसकी बात सुनकर वह झिझक गई और शर्माते हुए बोली, भैया रुद्र, आप बहुत आकर्षक दिख रहे हैं। रुद्र ने कहा, क्या तुम सच कह रही हो?
यह मत सोचना कि मुझे बुरा न लगे इसलिए तारीफ कर रही हो। सच बताना। काव्या का चेहरा और लाल हो गया। उसने फिर से कहा, नहीं भैया रुद्र, आप सच में बहुत आकर्षक हैं। रुद्र ने उसकी बात पर भरोसा कर लिया। काव्या मन ही मन सोच रही थी कि रुद्र ने ऐसा सवाल क्यों पूछा, क्या उन्हें खुद का चेहरा नहीं दिख रहा। भैया रुद्र, आप अपने लुक्स के बारे में इतना क्यों सोच रहे हैं? क्या रिया की वजह से? उसने पूछा। रुद्र ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैंने कभी अपने रूप पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए बस उत्सुकता थी। काव्या ने उसे समझाया, चिंता न करें। साधना की दुनिया में हुनर और शक्ति मायने रखती है। और आप तो प्रतिभाशाली भी हैं और आकर्षक भी, भविष्य में आपको चाहने वालों की कमी नहीं होगी। कुछ देर बाद रिया वापस आई। उसने थोड़ा श्रृंगार किया था, जो रुद्र के ध्यान में नहीं आया। उसने कहा, रुद्र, मैंने पिताजी को बता दिया है। हम नगर घूमने चल सकते हैं। वे बाहर निकले और शहर घूमने लगे। रिया एक गाइड की तरह सब कुछ समझाने लगी। वह श्रीमती इंदु का फलों का स्टॉल है, वहाँ सबसे ताजे फल मिलते हैं। वह मिस्टर वर्मा का हथियारों का शोरूम है। यह आवासीय इलाका है और वह डॉक्टर लाल का चिकित्सालय है। रुद्र को सब कुछ किसी मेले जैसा अद्भुत लग रहा था। जब रिया ने खाने पीने की जगहों का जिक्र किया तो रुद्र ने पूछा, क्या मैं यहाँ का खाना चख सकता हूँ? रिया हंसी, जरूर। रुद्र ने झिझकते हुए पूछा, मेरे पास 10 सोने के सिक्के हैं, क्या इतने में हो जाएगा? रिया ये सुनकर खिलखिलाकर हंस पड़ी। 10 सोने के सिक्कों में तो आप पूरा शहर खरीद सकते हैं और भी बहुत कुछ बचेगा। रुद्र हैरान रह गया, इतना सस्ता? पिछली बार तो मैंने एक खाने के लिए 500 सिक्के खर्च किए थे। काव्या ने उसे समझाया, भैया, वह आध्यात्मिक मांस था जो बहुत महंगा होता है। सामान्य भोजन तो बस कुछ चांदी के सिक्कों में मिल जाता है। रुद्र उत्साहित होकर बोला, चलो फिर, देर किस बात की, आज जी भर के खाते हैं। रिया रुद्र को शहर के सबसे मशहूर और बड़े भोजनालय में ले गई। भोजनालय के मुख्य द्वार पर लगे बोर्ड पर लिखा था, शाही जायका ढाबा। रिया ने बताया, इस जगह का मांस सबसे लाजवाब होता है। वैसे मेन्यू में और भी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ का खास व्यंजन वही है। अंदर जाते ही रिसेप्शनिस्ट ने रिया को पहचान लिया। स्वागत है, रिया जी, उसने सम्मानपूर्वक कहा। रिया ने 3 लोगों के बैठने के लिए मेज मांगी। रिसेप्शनिस्ट उन्हें एक बड़ी मेज तक ले गई, जहां आसानी से पूरा परिवार बैठ सकता था। रिया ने मेन्यू देखा और फिर रिसेप्शनिस्ट से कहा कि बिल उनके घर भेज दिया जाए। रुद्र ने हैरान होकर पूछा, क्या आप वाकई ऐसा करना चाहती हैं? रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, ये तो हमारी तरफ से एक छोटी सी सेवा है। रुद्र, आप हमारे सम्मानित अतिथि हैं। अगर हम आपको एक वक्त का खाना भी नहीं खिला सकते तो ये हमारे परिवार के लिए शर्म की बात होगी। रुद्र ने असहज होकर एक मुस्कान के साथ रजामंदी दे दी। रिया के चेहरे पर जिद और मासूमियत देखकर वह मना नहीं कर सका। रुद्र ने मेन्यू देखा और ऑर्डर देना शुरू किया, मुझे ये भुना हुआ मांस चाहिए, यह मसालेदार मांस भी, और ये भी, और ये भी। रिया और रिसेप्शनिस्ट दोनों की आंखें खुली की खुली रह गईं। रुद्र ने लगभग मेन्यू की हर एक डिश का नाम ले लिया था। काव्या वहीं शांत भाव से बैठी रही, जैसे वह इस सब की आदी हो। रिसेप्शनिस्ट ने कहा, जी बिल्कुल, मैं अभी रसोइयों को सूचित करती हूँ। वह काफ़ी घबराई हुई लग रही थी, क्योंकि उसे लगभग पूरा मेन्यू ही तैयार करवाना था। रिया ने एक बनावटी मुस्कान के साथ कहा, रुद्र, लगता है आप सफ़र के कारण बहुत भूखे थे। रुद्र ने सिर हिलाया, हाँ, इतनी देर तक हवा में रहने के बाद काफ़ी थकान और भूख महसूस हो रही है। उसने फिर पूछा, वैसे पंग नगर से निकलने के बाद हम कहाँ जाएंगे, ये पूछने में कोई हर्ज तो नहीं? रुद्र ने शांति से जवाब दिया, ओह, हम प्रशिक्षण के लिए बैंगनी बांस के जंगल जा रहे हैं। बैंगनी बांस का जंगल? रिया का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। वह तो बहुत खतरनाक जगह है। वहाँ पर्वत स्वामी जैसे ताकतवर जानवर भरे पड़े हैं। केवल सबसे शक्तिशाली योद्धा ही वहाँ जाने की हिम्मत करते हैं। रिया की आंखों में अब सम्मान और भी बढ़ गया था। सोचिए, रुद्र सिर्फ प्रशिक्षण के लिए इतनी खतरनाक जगह जा रहे हैं।
मैं तो पंग पर्वत पर भी किसी के साथ के बिना नहीं जा सकती। आपके पास बैठा होना ही मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है। रुद्र हंस पड़ा, जगह खतरनाक जरूर है, लेकिन खुद को बेहतर बनाने का और क्या तरीका हो सकता है। रिया ने प्रशंसा भरी नजरों से रुद्र को देखा। संसार में खतरे तो हर जगह हैं, लेकिन जो अपनी जान जोखिम में डालकर आगे बढ़ने का साहस रखते हैं, वही शिखर पर पहुंचते हैं। मैं वाकई आपसे बहुत प्रभावित हूं। कुछ देर बाद कर्मचारी मेज पर डिशें सजाने लगे। काव्या ने कहा, भैया रुद्र, जब तक वे नई प्लेटें लाएंगे आप तब तक ये खत्म कर चुके होंगे। टेबल पूरी तरह से खानों से भर गया और रुद्र ने बड़े चाव से खाना शुरू किया। वाह, ये वाकई में लाजवाब है। हर कौर में गजब का स्वाद है। रिया उसे खाना खाते हुए देख रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतना सारा भोजन रुद्र के शरीर में कैसे जा रहा है। उसने खुद भी धीरे धीरे खाना शुरू किया ताकि उसका श्रृंगार खराब न हो। जैसा काव्या ने कहा था, रुद्र ने बहुत तेजी से खाना खत्म कर दिया। तभी रुद्र के कानों में पास वाली मेज पर बैठे कुछ लोगों की आवाज पड़ी, जो खिलाड़ी लग रहे थे। सुना क्या, खिलाड़ी रुद्र पर रखा गया इनाम फिर से बढ़ा दिया गया है। रुद्र का निवाला गले में अटकते अटकते बचा। उसने खाना चबाना धीमा कर दिया। हाँ, मैंने देखा, $50 मिलियन का इनाम है। और जो भी खिलाड़ी रुद्र की पहचान उजागर करेगा, उसे 5 मिलियन अलग से मिलेंगे। इतने पैसों में तो पूरी जिंदगी संवर जाएगी। पता नहीं लोग इस खिलाड़ी रुद्र जैसे धोखेबाज के लिए इतना पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं। अमीर लोगों की बात अमीर ही समझ सकते हैं। कुछ लोग तो ये भी चाहते हैं कि कोई उसे खेल के दौरान ही खत्म कर दे। सुना है उसके लिए 10 मिलियन का इनाम रखा गया है। हा, इनाम मिले या न मिले, अगर मुझे वह मिला तो मैं उसे खेल में जरूर खत्म कर दूंगा। रुद्र ने धीरे से पीछे मुड़कर उस समूह को देखा। वह पूरी तरह हैरान था। पंग नगर में बैठा वह रुद्र, जिसे सब जानते थे, क्या ये लोग उसी की बात कर रहे थे? उसे याद नहीं था कि उसने किसी के साथ ऐसा कुछ किया है कि लोग उसे खेल में खत्म करने की बात करें। उसने तो अब तक किसी अन्य खिलाड़ी से मुलाकात तक नहीं की थी। स्माइलिंग फेस, क्या हुआ भैया रुद्र, क्या आपका पेट भर गया? काव्या ने पूछा। रुद्र ने तुरंत खाना फिर से शुरू किया, लेकिन उसका पूरा ध्यान पीछे बैठे खिलाड़ियों के समूह पर था। वह ये जानने के लिए उत्सुक था कि वे किस खिलाड़ी रुद्र की बात कर रहे हैं। उसे लगा कि यह शायद कोई और होगा, क्योंकि आजकल गेम में एक ही नाम के कई लोग हो सकते हैं। उसे ये भी लगा कि अगर कोई वाकई इतना मशहूर है, तो उसे छिपने की जरूरत क्या है। पीछे बैठे खिलाड़ी चर्चा कर रहे थे, खिलाड़ी रुद्र एक पहेली है। इतना नाम कमाकर भी कोई छिपता है क्या? लगता है वह बस अपना मौका गंवा रहा है। क्या पता वह लेगेसी का कोई सदस्य हो। नामुमकिन। लेगेसी के सब सदस्यों ने तो अपनी पहचान पहले ही जाहिर कर दी है। जो भी हो, उसके सिर पर इनाम है और हर कोई उसे खत्म करने के लिए बेताब है। रुद्र ने मन ही मन सोचा, आखिर इस खिलाड़ी ने ऐसा क्या किया कि लोग इतने गुस्से में हैं। जिज्ञासा न रोक पाने पर रुद्र मुड़ा और उनसे पूछा, माफ कीजिएगा, ये खिलाड़ी रुद्र कौन है? उसने ऐसा क्या किया कि सब उसे खत्म करना चाहते हैं? खिलाड़ियों ने उसे अजीब नज़रों से देखा। क्या आप इंटरनेट पर नहीं हैं? आज हर कोई उसके बारे में जानता है। वह एक ऐसा खिलाड़ी है जो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और लोग आरोप लगा रहे हैं कि वह चीटिंग कर रहा है। रुद्र की आंखें फैल गईं। चीटिंग? हाँ, उसके पास दिव्य ग्रेड की तकनीक और एक दिव्य ग्रेड की नौकरानी है। खेल शुरू हुए अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है और वह इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है कि लोग उसे चीटर ही कहेंगे। रुद्र ने धीरे से काव्या की ओर देखा और घबराहट में अपना थूकने गला। उसे एहसास हो गया कि वे लोग और कोई नहीं, बल्कि उसी के बारे में बात कर रहे हैं। वह पसीने पसीने हो गया। उसे समझ आ गया कि उसे अपनी पहचान हर हाल में छिपानी होगी। वह नहीं चाहता था कि पूरी दुनिया उसके पीछे पड़ जाए। खिलाड़ियों ने हंसते हुए कहा, हमें भी यही लगा था जब हमने पहली बार सुना। खैर, हम तो उसे ढूंढने और ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, भले ही यह मुश्किल हो। वे ये कहकर वहां से चले गए। रुद्र ने ठंडी आह भरी और अपनी पहचान छिपाने की कसम खाए।
1 घंटे बाद रुद्र ने संतुष्टि के साथ अपना पेट सहलाया। वाह, खाना वाकई बहुत अच्छा था। रिया मुस्कुराई। रुद्र, आपकी भूख देखकर तो मैं हैरान रह गई। मैंने तो सोचा था आप इतना सारा खाना नहीं खा पाएंगे। बिल का भुगतान करने के बाद वे बाहर निकले। रेस्टोरेंट के कर्मचारियों ने उनका सम्मान किया और उन्हें विदा किया। बाहर आकर रिया ने पूछा, अब क्या करना है रुद्र? रुद्र ने कहा, वापस ठाकुर लोध की हवेली चलते हैं। मेरा पेट इतना भर गया है कि अब चलने में भी आलस आ रहा है। रिया ने सिर हिलाया, ठीक है, जैसा आप चाहें। फायर। ठाकुर लोध की हवेली में लौटने के बाद रुद्र सीधे अपने कमरे में चला गया, जबकि रिया अपने पिता को शहर के दौरे और भोजनालय के बिल के बारे में बताने के लिए चली गई। रुद्र ने कमरे में आकर काव्या से कहा, अब हम क्या करें? पर्वत स्वामी के हमले में अभी काफ़ी समय है, लेकिन मैं बस हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठना चाहता। काव्या ने उसे सुझाव दिया, ज़्यादातर लोग अपने खाली समय में साधना करते हैं, क्योंकि हर पल कीमती होता है। रुद्र ने एक गहरी सांस ली। साधारण तरीके से साधना करना बहुत उबाऊ लगता है। बस वहाँ बैठकर सांस लेना, और ऐसे तो अगले स्तर तक पहुँचने में मुझे बहुत समय लग जाएगा। उसे अब अगले स्तर के लिए लाखों की ऊर्जा की जरूरत थी, और पुरानी तकनीक से वह बहुत धीमी गति से ऊर्जा सोख पा रहा था। काव्या ने उसे समझाया, साधना में बहुत समय लगता है। जैसे जैसे आप उच्च स्तर पर पहुंचेंगे, एक स्तर सुधारने में दशकों लग सकते हैं। लेकिन अगर आप सामान्य रूप से साधना नहीं करना चाहते, तो क्या मैं आपके लिए अपनी किताब पढ़ूं? रुद्र ने सहमति में सिर हिलाया। उसने अपनी आंखें बंद की और काव्या की कोमल आवाज पर ध्यान केंद्रित किया। कुछ घंटों बाद जब रुद्र ने आंखें खोलीं, तो उसे ऐसा लगा जैसे उसके मस्तिष्क में ज्ञान का एक नया भंडार भर गया हो। उसकी साधना तकनीक, दिव्य ऊर्जा संचय तकनीक का स्तर बढ़ गया था और वह अब पहले से कहीं अधिक तेजी से ऊर्जा सोख सकता था। उसका दिव्य तलवार प्रहार कौशल भी अब अधिक शक्तिशाली और ऊर्जा खपत करने वाला हो गया था। रुद्र ने महसूस किया कि उसकी क्षमताओं में भारी सुधार हुआ है। काव्या उसकी ऊर्जा को देखकर समझ गई कि उसने एक बार फिर से प्रगति की है। तभी रिया ने दरवाजे पर दस्तक दी। रुद्र, क्या आपकी साधना पूरी हो गई? रुद्र ने दरवाजा खोला। रिया ने बाहर खड़े होकर बताया कि पर्वत स्वामी का हमला कल सुबह हो सकता है। उसने रुद्र को रात के खाने का आमंत्रण भी दिया, जिसे रुद्र ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। रिया के जाने के बाद रुद्र ने काव्या से कहा, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, अगर रिया वापस आए तो उसे बता देना। रुद्र ने गेम से लॉग ऑफ किया। बाहर की दुनिया में उसने अपनी बहन ऋतु से बात की। उसने बताया कि वह एक महत्वपूर्ण मिशन पर है और रात भर गेम में ही रहेगा। ऋतु ने उसे अपनी सेहत का ध्यान रखने की सलाह दी। रुद्र ने उसे आश्वस्त किया कि खेल खेलने से उसे ऊर्जावान महसूस होता है। ऋतु द्वारा देखभाल और भोजन के बाद रुद्र वापस अपनी गेम की दुनिया में लौट आया। रुद्र के गेम में वापस आने के कुछ ही मिनटों बाद रिया ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। रिया ने उसे बताया कि रात का खाना तैयार है। रुद्र और काव्या उसके साथ चल दिए। रिया उन्हें एक बड़े कमरे में ले गई, जहां एक लंबी मेज पर ठाकुर लोध का परिवार उनका इंतजार कर रहा था। ठाकुर लोध ने रुद्र को देखते ही गर्मजोशी से स्वागत किया और उन्हें अपने बगल में बैठने का इशारा किया। मेज पर खाने की इतनी भरमार थी कि टेबल पूरी तरह से ढक गई थी। ठाकुर लोध ने हंसते हुए कहा, मैंने सुना है कि आप काफ़ी अच्छा खाना खा लेते हैं, इसलिए मैंने कोशिश की है कि खाने की कोई कमी न रहे। खाना शुरू हुआ तो लोध परिवार की आंखें फटी की फटी रह गईं। रुद्र किसी भूखे दानव की तरह नहीं, बल्कि एक सामान्य गति से लेकिन लगातार खाना खा रहा था। रिया उसे देखकर दंग थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतना भोजन आखिर कहाँ जा रहा है। ठाकुर लोध को चिंता होने लगी कि अगर रुद्र रोज ऐसा ही खाना खाएगा तो उनके परिवार का खजाना खाली हो जाएगा। करीब 1 घंटे बाद जब खाना खत्म हो गया तो ठाकुर लोध ने बात शुरू की। रुद्र, अब जब भोजन हो गया है तो क्या हम थोड़ी बातचीत कर सकते हैं? परिवार के कुछ सदस्य आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। रुद्र ने विनम्रता से सिर हिलाया, बिल्कुल, पूछिए। सबसे पहले रिया ने पूछा, आपके शौक क्या हैं?
रुद्र ने सहजता से जवाब दिया, मुझे ऐसी कोई भी गतिविधि पसंद है जिसमें मेहनत लगे, चाहे वह राक्षसों का शिकार करना हो या शहर में घूमना। इसके बाद आर्यन ने पूछा, आपने शिकार का जिक्र किया, तो अब तक आपने सबसे शक्तिशाली जानवर कौन सा हराया है? रुद्र ने शांत भाव से कहा, यहाँ आने से कुछ समय पहले मैंने एक दानवी मकड़ी को हराया था, जो चौथे स्तर के आत्मिक योद्धा के बराबर थी। ये सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। आर्यन ने हैरान होकर कहा, दानवी मकड़ी? आप तो मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा शक्तिशाली निकले, रुद्र। मेरे संप्रदाय के बुजुर्गों को भी उसे हराने में पसीने छूट जाते हैं। रुद्र ने चुप रहना ही बेहतर समझा, उसने यह नहीं बताया कि उसने तो उसे एक ही झटके में खत्म कर दिया था। तभी मीरा ने थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछा, रुद्र, अगर आपको बुरा न लगे तो क्या आपका कोई जीवनसाथी है? कमरे में फिर से सन्नाटा पसर गया। सब लोग रुद्र की तरफ देखने लगे। रुद्र ने उलझन में पूछा, जीवनसाथी यानी पति पत्नी जैसा रिश्ता? नहीं, अभी मेरी उम्र ऐसी नहीं है कि मैं इन सब के बारे में सोचूं। मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, रुद्र, आप 16 साल के हो चुके हैं, यह विवाह योग्य उम्र है। क्या कोई प्रेमिका भी नहीं है? आप इतने प्रतिभाशाली और आकर्षक हैं, किसी न किसी का होना तो स्वाभाविक है। रुद्र ने कड़वाहट भरी मुस्कान के साथ कहा, नहीं, ऐसी कोई नहीं है। मेरी जो स्थिति है उसमें मैं किसी को अपने साथ जोड़कर उनका समय बर्बाद नहीं करना चाहता। उसने मन ही मन सोचा कि कोई भी उसकी हकीकत जान लेगा तो शायद उसे स्वीकार नहीं करेगा। मीरा ने माफ़ी मांगी और रिया की तरफ देखकर आंख मार दी, जिससे रिया का चेहरा लाल हो गया। तभी ठाकुर लोध कुछ बोलने ही वाले थे कि कमरे का दरवाजा धड़ाम से खुला और एक रक्षक अंदर दौड़ता हुआ आया। माफ़ कीजिएगा ठाकुर लोध, यह आपातकालीन स्थिति है। पंग पर्वत से हजारों जानवर पंग नगर की ओर बढ़ रहे हैं। ठाकुर लोध तुरंत खड़े हो गए, क्या पर्वत स्वामी का हमला आज ही? मुझे तो बताया गया था कि वे कल सुबह हमला करेंगे। उन्होंने बिना समय गंवाए आदेश दिया, सारे रक्षकों को इकट्ठा करो, नगर की रक्षा की तैयारी करो। उन्होंने रुद्र की ओर देखा और कहा, रुद्र, मुझे इस अचानक आई मुसीबत के लिए खेद है। ऐसा लगता है पर्वत स्वामी ने अपना बदला लेना शुरू कर दिया है। रुद्र ने दृढ़ता से कहा, इसका मतलब है कि मेरे पास लड़ने के लिए और ऊर्जा है। ठाकुर लोध ने अपने बच्चों को आदेश दिया, तुम तीनों रुद्र के साथ रहो और नगर की रक्षा करो। मैं पर्वत स्वामी से निपटता हूँ। कुछ ही पलों में पूरा परिवार युद्ध के लिए निकल गया। अचानक पंग नगर के आकाश में एक संदेश चमका, पर्वत स्वामी का आक्रमण, इवेंट शुरू हो गया है। पंग नगर पर हमला करने वाले राक्षसों को मारकर अंक प्राप्त करें। इवेंट के अंत में सबसे ज्यादा अंक पाने वाले खिलाड़ी को विशेष पुरस्कार मिलेगा। रुद्र ने आकाश की ओर देखा, एक इन गेम इवेंट। उसकी दिलचस्पी बढ़ गई। स्माइलिंग फेस। आकाश में चमकती सूचना को देखकर रुद्र ने दूसरों से कहा, चलो देर मत करो। रुद्र और रिया का परिवार नगर के द्वार की ओर दौड़ा, जहां पहले से ही सैकड़ों लोग जमा थे। वहां लगभग 100 लोग एक जैसे कवच पहने थे, जबकि बाकी लोगों ने सामान्य कपड़े पहने थे। एक ही नज़र में स्पष्ट हो गया कि कौन खिलाड़ी हैं और कौन नगर के निवासी। रुद्र थोड़ा घबराया हुआ था, उसे डर था कि कहीं लड़ाई के दौरान उसकी पहचान उजागर न हो जाए। उसने काव्या से पूछा, क्या तुम्हारे पास चेहरा ढकने के लिए कोई नकाब है? काव्या ने बिना कुछ पूछे अपने थैले से एक सुंदर काला नकाब निकाला और उसे रुद्र को दे दिया। ये लीजिए भैया रुद्र। रुद्र ने उसे पहन लिया, जिससे उसका पूरा चेहरा छिप गया। नकाब पहनते ही उसे मन में एक अजीब सी शांति महसूस हुई। रिया का परिवार ये देख हैरान था कि वह अपना चेहरा क्यों छिपा रहा है, लेकिन उनके पास सवाल पूछने का समय नहीं था। तभी किसी ने चिल्लाकर कहा, राक्षस आ गए। सबने अपने हथियार निकाल लिए। बहुत जल्द तीसरी से 7वीं श्रेणी के सैकड़ों राक्षस नगर की दीवारों की तरफ दौड़ते हुए दिखाई दिए। नगर की रक्षा करो। सैनिकों की दहाड़ से वातावरण में तनाव फैल गया। युद्ध क्षेत्र बन चुका था और खिलाड़ी तथा निवासी दोनों राक्षसों से भिड़ गए। रुद्र और रिया का परिवार भी हमलावर हो गया। रुद्र ने अपनी तलवार से एक के बाद एक राक्षसों का सिर कलम करना शुरू किया। वह इतने सहज तरीके से लड़ रहा था मानो यह कोई मुश्किल काम ही न हो।
उसे देखकर रिया का परिवार दंग रह गया। रुद्र एक आत्मिक योद्धा था और राक्षस उससे बहुत निचले स्तर के थे, लेकिन उसके हमलों में एक ऐसी परफेक्शन थी जो हैरान कर देने वाली थी। अकेले रुद्र ही नहीं, खिलाड़ी भी उसके वर्चस्व को देखकर हैरान थे। ये कौन है? ये तो पूरी सेना को अकेले ही निपटा रहा है। एक खिलाड़ी ने चिल्लाकर कहा। अरे उसे छोड़ो, उस छोटी लड़की को देखो। वह तो बिना किसी हथियार के सिर्फ थप्पड़ों से राक्षसों को मार रही है। काव्या की ताकत देखकर सब चकित थे। रुद्र के खाते में कुछ ही मिनटों में 200 से ज्यादा अंक जुड़ चुके थे। वह अपनी सबसे शक्तिशाली तकनीक दिव्य तलवार प्रहार का उपयोग करना चाहता था, लेकिन उसे डर था कि पंग नगर कहीं तबाह न हो जाए, इसलिए उसने केवल साधारण हमलों का ही सहारा लिया। रिया ने रुद्र के पास आकर कहा, रुद्र, राक्षस और मजबूत होते जा रहे हैं। लगता है पर्वत स्वामी पास ही है। रुद्र ने पूछा, अगर हम उसे मार दें तो क्या उसके बाकी साथी हमला करना बंद कर देंगे? हाँ, और पिताजी अभी पर्वत स्वामी से ही लड़ रहे होंगे। रिया ने जवाब दिया। रुद्र ने सहमति में सिर हिलाया, ठीक है, तब तक हम नगर की रक्षा जारी रखते हैं। रुद्र ने अपनी तलवार से हमला किया और एक ही झटके में 3 राक्षसों को मार गिराया। लड़ते लड़ते उसे अपनी तलवारबाजी में और निखार महसूस हुआ। उसे साधारण तलवार निपुणता का ज्ञान प्राप्त हुआ, जिससे उसकी गति और घातक क्षमता दोनों बढ़ गईं। तभी पंग नगर का कवच पहने एक रक्षक भागता हुआ रिया के परिवार के पास आया। उसका चेहरा दहशत से पीला था। रिया जी, आर्यन भैया, ठाकुर लोध के साथ अनहोनी हो गई है। पर्वत स्वामी से लड़ाई में वे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। क्या पिताजी को क्या हुआ? आर्यन ने चिल्लाकर पूछा। रक्षक ने हौंफते हुए बताया, ठाकुर लोध पर्वत स्वामी से हार गए हैं। वे किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से निकले हैं और अभी डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं। वे जीवित हैं, लेकिन अब लड़ने की हालत में नहीं हैं। रिया का चेहरा सन रह गया, उसे चक्कर आने लगे। अब पर्वत स्वामी नगर को तबाह कर देगा, आर्यन ने चिंता के साथ कहा। रिया ने तुरंत रुद्र की ओर दौड़ लगाई, जो अभी भी राक्षसों का सफाया कर रहा था। रुद्र, हमें अभी खबर मिली है कि पिताजी पर्वत स्वामी से हार गए हैं। वे अब लड़ने की स्थिति में नहीं हैं। आप ही इकलौते हैं जो उसे हरा सकते हैं। कृपया हमारी मदद कीजिए, हम आपको चुकाने के लिए कुछ भी करेंगे। रुद्र ने बिना एक पल की देरी के सिर हिलाया, ठीक है, मैं पर्वत स्वामी से लड़ूंगा। खोपड़ी, मीरा ने रक्षक से कहा, हमें पर्वत स्वामी के पास ले चलो। इससे पहले कि वे निकलते, रुद्र ने काव्या से कहा, मैं अकेले पर्वत स्वामी को संभाल लूंगा। तुम यहीं रुको और सुनिश्चित करो कि बाकी लोग इन राक्षसों से न घिरें। तुम बाद में मेरे पास आ सकती हो। वहां मौजूद लोग पहले से ही थक चुके थे और रुद्र को डर था कि अगर वह अचानक चला गया तो रक्षा व्यवस्था ढह सकती है। काव्या ने सिर हिलाया, काव्या यहाँ के राक्षसों को संभाल लेगी। शुक्रिया काव्या, मीरा ने अपने भाई बहन आर्यन और रिया से कहा, तुम दोनों भी यहीं रुको और काव्या की मदद करो। रुद्र, मीरा और रक्षक के साथ पर्वत स्वामी की ओर चल पड़ा, जबकि रिया और आर्यन काव्या के साथ रुक गए। रुद्र के जाने के बाद रिया ने काव्या के सामने सिर झुकाया, दीदी काव्या, कृपया हमारा ख्याल रखें। काव्या ने सिर हिलाया और युद्ध क्षेत्र में सैकड़ों राक्षसों की ओर देखा। उसने मन ही मन सोचा, अगर मैं इन्हें एक एक करके मारूंगी तो बहुत समय लग जाएगा। उसे रुद्र की बात याद आई कि वह अपनी शक्तियों का उपयोग कर सकती है, बशर्ते वह आसपास के माहौल और प्रकृति का ध्यान रखे। काव्या ने रिया से कहा, रक्षकों से कहो कि वे वापस द्वारों की ओर हट जाएं। रिया ने बिना किसी सवाल के काव्या के गंभीर चेहरे को देखकर रक्षकों को आदेश दिया, रक्षकों, वापस द्वारों की ओर हट जाओ। रक्षक तुरंत द्वारों की ओर भाग गए। उन्हें राहत महसूस हुई कि उन्हें और लड़ाई नहीं करनी पड़ेगी। हालांकि खिलाड़ी इस अप्रत्याशित मोड़ से हैरान थे। कुछ ने चिल्लाकर कहा, ये क्या हो रहा है? क्या तुम चाहती हो कि हम अकेले लड़ें? रिया ने उनकी परवाह नहीं की और काव्या से कहा, दीदी काव्या, रक्षक सुरक्षित हैं। क्या अब आप तैयार हैं? काव्या ने सिर हिलाया, अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। कुछ पल की चुप्पी के बाद उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं।
उसकी नज़रों में एक सुनहरी चमक थी, जिसमें जैसे स्वर्ग की इच्छा बसी थी। उसने अपना दाहिना हाथ हवा में उठाया और अपनी हथेलियों को नीचे की ओर दबाया। स्वर्गीय क्षेत्र, काव्या ने धीमी आवाज में कहा। एक जोरदार धमाका हुआ। काव्या की आत्मा शक्ति का विस्फोट हुआ, जिसने गहरे अंधेरे आकाश को रोशन कर दिया। पूरी जगह सुनहरी रोशनी से भर गई, जैसे वे सब सूर्य के प्रकाश में नहा रहे हों। वहां मौजूद लोग हैरान थे कि यह सुनहरी रोशनी क्या है। उसी पल उन राक्षसों की चीखें सुनाई दी जो सुनहरी रोशनी की चपेट में थे। एक अदृश्य दबाव से वे राक्षस जमीन पर पिसकर मलबे में बदल गए। कुछ ही सेकंड में वहां केवल राक्षसों के अवशेष बचे थे। सब सन्न रह गए। शहर के दूसरी ओर रुद्र को अचानक हजारों अंक मिलने लगे। उसने मन ही मन सोचा, ये सारे अंक कहाँ से आ रहे हैं? उम्मीद है काव्या ने बहुत ज्यादा न कर दिया हो। रक्षक ने चिल्ला कर कहा, वह रहा पर्वत स्वामी। रुद्र ने दूर एक विशाल 7 मीटर ऊंचे काले भालू को देखा, जो रक्षकों के समूह पर हमला कर रहा था। मीरा ने गंभीर होकर कहा, यही पर्वत स्वामी है, काला राक्षस। लगता है ये छठे स्तर का आत्मिक योद्धा बन गया है, इसीलिए पिताजी हार गए। मीरा ने रुद्र की ओर चिंतित होकर देखा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इसे हरा सकते हो? रुद्र ने दृढ़ता से कहा, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। मीरा ने उसे समझाया, खुद पर बहुत ज्यादा दबाव मत डालो। अगर न हरा सको तो भाग जाना। रुद्र ने सिर हिलाया, अगर मैं नहीं लड़ूंगा तो ये शहर नष्ट हो जाएगा। मैं ऐसा नहीं कर सकता। रुद्र का आत्मविश्वास देखकर मीरा दंग रह गई। जब वे भालू के करीब पहुंचे तो मीरा ने रक्षकों को पीछे हटने का इशारा किया। रुद्र ने अपने कृष्ण जैड मुखौटा के छेद से उस भालू को देखा। वह कितना भी डरावना और हिंसक लग रहा हो, लेकिन रुद्र का मन पूरी तरह शांत था। भालू ने रुद्र की उपस्थिति महसूस की और उसे घूरते हुए एक भारी आवाज में कहा, तुम चाहे कितने भी योद्धा ले आओ, मैं इस नगर को तबाह करके अपने बच्चे का बदला जरूर लूंगा। भालू ने एक कान फोड़ देने वाली दहाड़ लगाए और अपनी लाल आंखों के साथ रुद्र और मीरा की ओर दौड़ पड़ा। जमीन उसके हर कदम के साथ कांप रही थी। हिबिस्कस